अस्सलाम वालेकुम। एक नए व्लॉग में सोहेल रशीद आपके सामने मौजूद और मेरे साथ हैं। काफ़ी दिनों बाद हम इकट्ठे जो है वो हो रहे हैं और हम आज बात करेंगे। मैं साकिब बशीर। हम बात करेंगे अहम केसेस की, सुप्रीम कोर्ट से लेकर जो निचली अदालतें हैं, इमरान खान के केसेस हों, जुडिशल कमीशन की कार्रवाई हो, और जस्टिस ओवरऑल मंसूर चल अली क्या शाह के रहा है, खत हों। ओवरऑल चल क्या रहा है अदलिया के अंदर। आज और हफ्ते के रोज वैसे बड़ी खबर आई है, जस्टिस मंसूर अली शाह के खतों किताबत चल रही थी, कोई इस्तीफे, तो इस तरह की चेम गोइयां भी। आईनी बेंच पर भी जस्टिस मंसूर अली शाह खुलकर बोल पड़े हैं और एक आईनी बेंच के रुकन को उन्होंने मुखातिब करके कुछ कहा है और बड़ी महफिल में कहा है। उसका अहवाल आपके सामने रखेंगे। उसके बाद उन्होंने कुछ हमारे साथ भी थोड़ी लाभ शाही हुई है। जी। और उसमें जो बहुत लोगों को ख्वाहिश थी कि जैसे मंसूर अली शाह शायद आप खत लिख लिख कर थकेंगे और इस्तीफा देके घर चले जाएंगे, उस पर भी उन्होंने बड़ा कुछ कहा है। सारी चीज़ें आपके सामने रखेंगे और ये सब ऐसे वक्त में हो रहा है कि जब बहुत अहम केसेस सुप्रीम कोर्ट में लग चुके हैं। आप हमारे पास मंजर में अभी भी देखें, रियाज हनीफ राय साहब चढ़ रहे हैं सीढ़ियाँ सुप्रीम कोर्ट की। उनसे ये धांधली के केस में शेर अफजल मरवत के वकील हैं जो 8 फरवरी के इलेक्शन के खिलाफ धांधली की, और इमरान खान की भी दरख्वास्त है। और क्योंकि अगले हफ्ते यहाँ पर बड़ा मेला है साकिब साहब, जी 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 और जी। उससे पहले की ये सारी तैयारियां हैं। कहाँ से शुरू करें? अब मेरे ख्याल में बड़ी जो खबर है वहीं से शुरू करते हैं। वो क्योंकि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने बात की है अपने, उनसे बाकायदा सवाल हुआ पिछले तकरीबन 3-4 रोज़ पहले जब उन्होंने खतूत लिखे, तो खतूत के बाद ये एक तासुर बन रहा था कि अगर जुडिशल कमीशन ने उनका जो उनकी तजवीज़ है, उनकी जो मशवरा है, ये अगर नहीं मानते तो हो सकता है कि जस्टिस मंसूर अली शाह बड़ा स्टेप ले लें, कोई रिज़ाइन कर दें। इस किस्म की बातें पहले भी आती रही हैं, लेकिन अब की बार थोड़ी सी उसमें मजीद ज़्यादा तेज़ी से वो आ रही थी। तो आज वैसे जस्टिस मंसूर अली शाह साहब से जब ये सवाल हुआ तो उन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब दिया। उन्होंने कहा कि ये आप अदील सरफराज उनसे मुखातिब होकर उन्होंने कहा कि ये आप मेरे जहन में क्यों डाल रहे हैं और आपको पता नहीं कहाँ से ये फिक्र लाग हो गई है। कि आपको कहाँ से लगा कि मैं जो है वो रिजाइन करने लगा हूँ, या इस किस्म की कोई बात जो है वो हम जो है वो करने लगे हैं। तो वैसे उनकी उन्होंने गुफ्तगू से पहले मैं और आप क्या डिस्कस कर रहे थे, जब जी उनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, जितने वो रिलैक्स है, जितने वो डीपली इन्वॉल्व हो के इस मुल्क में बेहतरी के लिए बच्चों जुडिशल के हवाले सिस्टम से में जो सेमिनार था, बच्चों के हवाले से वो जो चीजें थी, और कितनी जबरदस्त गुफ्तगू थी। मतलब कोई एक और बंदा मुझे दिखा दें जो पाकिस्तान में इस तरह करता हो। मुकम्मल डाटा लेकर वो एक इवेंट में गए वैसे हुए मैं थे। सोच रहा था कि जो आईनी बेंच के सरबराह हैं जस्टिस अमीनुद्दीन खान, उनको भी पब्लिक में ऐसे सेमिनार्स, ऐसे प्रोग्राम्स में उनको बुलाया बताया जाना जाना चाहिए, चाहिए, बुलाया बताया जाना जाना चाहिए। चाहिए। देखें, आर्टिकल 11(3) की उन्होंने वहां पर बात की। नाजरीन, बात ये थी कि बच्चों का इंसाफ जो है, बच्चों से इंसाफ इस मुल्क में नहीं हो रहा। इस मौजू पर तकरीब थी, वहाँ जैसे मंसूर अली शाह गए थे, जैसे जमाल मंदोखेर भी मौजूद थे। जैसे मंसूर अली शाह ने बड़ी कंप्रीहेंसिव किस्म की स्पीच की है। वैसे मैं सोच रहा था कि ये बच्चों से इंसाफ नहीं हो रहा, इस पे क्या बात करेंगे, वो क्या तकरीर करेंगे, लेकिन उन्होंने तकरीबन बिल्कुल आधा नहीं है पौना बातें। घंटा आधा एक तो पौना उन्होंने घंटा बताया जी कि हमारी अदालतों में बच्चा पेश होता है जिसके माँ बाप की सेपरेशन हो रही होती है, और बच्चे को हम ऐसे समझते हैं जैसे कोई हम साइड में पड़ी हुई कमोडिटी है। हम उसको पूछते ही नहीं कि तेरी मर्जी क्या है, माँ बाप से पूछ के उसके मुस्तकबिल का फैसला कर देते हैं। तो बच्चा जब भी अदालत में है, उन्होंने जजेस को पाबंद किया है कि आज यहाँ से एक लेसन लेकर जाएं कि जब भी बच्चा आए आपकी अदालत में, अपने बच्चे को सुनना है, बच्चे को समात का हक आपने देना है, उसको आपने बिला वजह नहीं समझना। और मुकम्मल उन्होंने बताया कि पाकिस्तानी अदालतों में हो क्या रहा है बच्चों के साथ। फिर जो मुख्तलिफ वाक़यात में गवाह के तौर पर आ जाते हैं, बाज़ केसेस में तो उनको क्रिमिनल केस में पकड़ा हुआ है, तो उसमें उन्होंने बताया कि चाइल्ड कोर्ट्स मुल्क में होनी चाहिए, जहाँ उनको फौरी तौर पर उस केस से निपटा के वापस नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ भेजें। उनको हमने इस अपने निज़ाम इंसाफ में सीट देनी ही रहना। इसके अलावा स्कूल में जो तशद्दुद है उनके ऊपर, बेशुमार चीज़ें, मुकम्मल डाटा के 25 मिलियन से ज़्यादा बच्चे स्कूल से बाहर हैं, तो उनसे इंसाफ की बात उन्होंने इतनी लेकिन एक कम्प्रीहेंसिव दिलचस्प जो है वो मरला आया उस आर्टिकल। तकरीर का। जो आइन का आर्टिकल 11 है, उसका सब जो है वो शेख जो 3 है, उसकी उन्होंने कहा कि इस पे उसकी तशरीह होनी चाहिए, जो है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, जजेस की जानिब से तशरीह करनी चाहिए। तो उसमें फिर वो हंसे कि मैं तो तशरीह कर नहीं सकता, तो ये मैं, क्योंकि मैं आईनी बेंच में नहीं हूँ, तो जैसे जमाल खान मंदोखेल जो है मौजूद है, वो तो तशरीह तो आप वही कर सकते हैं कि, लेकिन उसकी तशरीह होनी चाहिए। तो ये भी एक बड़ा अलमिया है। वैसे हम वैसे बात भी कर रहे थे कि इतना कॉम्पिटेंट जो है जज, उसको जो है वो सिर्फ सियासत की बेंच चढ़ा के साइड पे बिठा दिया गया है। और वो आपका नेशनल फोरम हो या इंटरनेशनल फोरम हो, उसको अगर आपने कोई फेस पेश करना है
तो वो जस्टिस मंसूर अली शाह को आप जो अभी कॉप जो 29 हुई है बाकू में, जो क्लाइमेट चेंज से मुतल्लिक था, क्लाइमेट चेंज जस्टिस मंसूर अली शाह जो है उस पर बहुत ज़्यादा बोलते भी रहते हैं, उनकी जजमेंट्स भी हैं, और उस पर इंटरनेशनल फेस जो देना था पाकिस्तान का वो जस्टिस मंसूर अली शाह दिया। और नेशनल सतह पे भी हम देखते हैं कि बड़े बड़े इस किस्म के जो मतलब प्रोग्राम है, कोई क्रिएटिव चीज़ हो, कोई नया काम करना हो, तो वहाँ पे उनको जो है लाया जाता है। तो वो जो एक माइंड था इतना अच्छा, उसको जो है वो साइड पे किया गया है। बहरहाल ये आज बात हुई सुहेल रशीद साहब। एक चीज़ और जो बड़ी इंपॉर्टेंट हुई, तो उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली और बड़ा क्लैरिटी थी, मेरे ख्याल में क्लैरिटी थी उनके जहन में कि सिस्टम के अंदर रहकर ही हम जो है वो सिस्टम को दुरुस्त कर सकते हैं, आहिस्ता आहिस्ता कर सकते हैं, देर लग जाएगी लेकिन सिस्टम से बाहर निकलकर आप कुछ नहीं कर सकते। ये जो सोच है मेरा ख्याल में हम सब में इस चीज पे इत्तेफाक था कि सिस्टम के अंदर रहकर आपने करना है जो कुछ, मतलब रिजाइन करेंगे तो अगले दिन आप फारिग हैं। जस्टिस इजाजुल एहसन कहाँ है, मतलब किस्सा माजी हो गए, अब तो कोई नाम भी नहीं लेता उनका। तो इसलिए सिस्टम के अंदर रहकर जो वो बात कर रहे हैं, मेरा ये ख्याल है कि आहिस्ता आहिस्ता शायद चीजें जो है वो आगे उनका नाम कैप्टन सफदर लेते रहते हैं। वैसे ये तो अब की बात है ना, जब 26वीं तरमीम हो चुकी है, जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस नहीं बने। मैं इस तरमीम से आपको 2-3 महीने पहले का किस्सा बताता हूँ। उस दिन ये एक इधर होटल में एक तकरीब में आए थे, तो इनसे पूछा गया जी आपका नोटिफिकेशन नहीं आ रहा, 2 महीने रह गए, 3 महीने रह गए, आप बनेंगे नहीं बनेंगे। तो तब भी इन्होंने कहा था ये तो अल्लाह का इख्तियार है, उसने बनाया तो ठीक, ना बनाया तो ठीक, चीज़ें जो मेरे इख्तियार में हैं मैं वो खाली देख सकता हूँ कि वो ये है कि मैं जो इस रोल में हूँ वहाँ पे मैं इस जुडिशल सिस्टम के लिए क्या कर सकता हूँ। आज जब वो नहीं बने तो वही इत्मीनान है, वही बात है, वही गुफ्तगू है। उन्होंने कहा जी मैं तो अभी भी आपके सामने एक चाइल्ड राइट्स से मुतालिक कॉन्फ्रेंस में आया हूँ और अब इसके बाद मैं क्लाइमेट की कॉन्फ्रेंस में जा रहा हूँ, तो मैं तो अपने रोल में जो इख्तियार में चीज़ें हैं वो मैं परफॉर्म कर रहा हूँ। तो अल्फाज उनके ये थे कि भागना नहीं है, हम भागने वाले नहीं हैं और हम बहुत चिल हैं, ये भी उनके अल्फाज हैं, हम बहुत चिल हैं और भाग के हमने क्या करना है, बाहर बैठ के हम कुछ नहीं कर सकते। और पता नहीं ये गलतफहमी कहाँ से आ गई। लेकिन इसके साथ ही जो जस्टिस जमाल खान मंदोखेल है उनसे भी सवाल हुआ कि क्या करना है आपने आईनी तरमीम के हवाले से, जो दरखास्तें हैं उनका क्या, आपकी आईनी कमेटी में आप भी हैं, तो उन्होंने कहा कि जो काम सुप्रीम कोर्ट के हैं वो सुप्रीम कोर्ट में ही होंगे। लेकिन एक बात उन्होंने इंपॉर्टेंट की, जब ये पूछा गया तो वो उन्होंने ये बात, अब मुझे नहीं पता किसी को सवाल किया था, लेकिन ये वो मैंने सुना कि उन्होंने कहा कि आप हमें इनके साथ खड़ा पाएंगे। तो जस्टिस मंसूर अली शाह जो है उनकी जानिब वो इशारा कर रहे थे और जस्टिस मंसूर अली शाह उनकी जानिब इशारा कर रहे थे। बड़ा हंसी मजाक था, हंसी मजाक था। तो वो किसी बात पे हाथ जी मार के हंसते, वो पिक्चर भी आई है, पिक्चर भी आई है। तो देखना ये है कि चीज़ें क्या राइट ट्रैक पे आएंगी या नहीं आएंगी। कल बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई, जुडिशल कमीशन का इजलास था, उस इजलास में क्या हुआ, कोई रुदाद क्या है, मतलब कोई सबसे जो बेसिक पॉइंट तो वो आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तें ही हैं, दर्जन भर पड़ी हुई हैं। उनका क्या मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि जैसे मंसूर अली शाह के खत ने काम दिखाया है और किसी न किसी पॉइंट पे ही होना है ना, तो एक पॉइंट को लेकर डेफर किया गया इस मामले को कल जुडिशल कमीशन के इजलास में। करना तो 2-2.5 दर्जन जज जो है लग जाते तो फिर क्या मजे की बात कि जो अमूमी तासुर है और हकीकत भी यही है कि हुकूमत की अक्सरियत है इस में, तो उसमें देखेंगे कितना स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट रहा होगा जैसे मंसूर अली शाह का, फिर उसको सपोर्ट किया में बदल गई। हाँ, बैरिस्टर अली जफर ने, बैरिस्टर गौहर ने, तो फिर ज़ाहिर चीफ जस्टिस ने भी सपोर्ट किया तो कमेटी बनी ना। हालांकि वजीर कानून ने इजलास में कहा कि इंटरिम रूल्स के तहत आप अपॉइंटमेंट्स कर दें, तो उस चीज़ को पजीराई नहीं मिल सकी। तो जस्टिस मंसूर अली शाह की देखिए बात मैटर कर रही है आज भी, और सिस्टम के अंदर बैठ के कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2 लीगल ब्रेन्स आए थे और वो मैंने तो कल यही कहा था कि वो पहली विक्ट्री जुडिशल कमीशन में सिक्योर करके गए, कि कन्विंस करके गए हैं ना, कि कन्विंस कर लिया किसी हद तक के चले, मतलब मेरी नज़र में तो पहला रूल्स उन्होंने डेफर किया मामला, बेशक 20-22 दिन के लिए डेफर हो गया, 18 दिन के लिए हो गया कि जो जजेस की तैनाती है। दूसरा के रूल्स बनाए जी, रूल्स उन्होंने कहा चले कमेटी बना दी, जैसे जमाल खान मंदोखेल बनेंगे तो जो पहले नाम आए हुए थे उनको उस क्राइटेरिया पे परखा जाएगा ना, पूरे उतर रहे हैं या नहीं उतर रहे। एक क्राइटेरिया होगा। पहले तो ये था कि ठीक है जी 12 बंदे बैठे हुए हैं, ठीक है जी जिसके साथ वोट बनते हैं लगाएं जी उसको जज, ये नहीं होगा। मतलब शायद गवर्नमेंट की और वजीर कानून भी, हालांकि वो कानून जानते हैं सारा कुछ, लेकिन इसके बावजूद उनकी फिर यही ख्वाहिश थी कि चलें जी इस झटके में। और जो कुछ जो है वो पहली नामजदगियां जो सामने आई हुई थी पेशावर के लिए 9, सिंध के लिए 13,
अगर रूल्स में नामजद करने का क्राइटेरिया भी बदलता है तो ये वाइप आउट हो जाएंगे, ये खत्म हो जाएंगे, फिर नए सिरे से नाम आएंगे। फिर दूसरा, अब नाम इसीलिए देने की तारीख भी दोबारा एक्सटेंड की गई है 10 दिसंबर तक। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने कल हमें कंफर्म किया, मैंने पूछा, वो कहते हैं हम अब पेशावर हाईकोर्ट के लिए अपने नाम भी देंगे, पहले उन्होंने नहीं दिए हुए थे। तो ये मेरी नज़र में तो विक्ट्री थी। बाकी रुदाद आप ये कहते हैं तो आगाज़ में ही एक जो तासुर गया कि ओहो जी चीफ जस्टिस यहिया अफरीदी ने जैसे मंसूर अली शाह का मुतालबा मुस्तरद कर दिया, अक्सरियत ने कहा जी कि नहीं हमने वो नहीं करना। अक्सरियत का ये मामला ही नहीं था, शुरू में ही चीफ जस्टिस यहिया अफरीदी ने बताया कि ये अगरचे फोरम ही नहीं है ये तय करने का कि बेंच कौन सा होगा, लेकिन मैं आपके नोटिस में लाना चाहता हूँ कि जैसे मंसूर अली शाह ने खत लिखकर ये कहा है, उस पर मेरा जवाब ये है कि ये आईनी बेंच की कमेटी करेगी। तो आईनी बेंच के सरबराह साहब वहाँ मौजूद थे, उनको बताया गया, उनको बताया गया कि ये आपकी इख्तियार है जनाब, ये मामलात इस तरफ जा रहे हैं तो इसको जरा, तो अब उनके कान में जा चुकी है, लेकिन उनके टेबल पर फाइलों का बोझ बहुत बढ़ चुका है। जो अगला हमारा टॉपिक है वो है आइंदा हफ्ता साकिब बशीर साहब केसेस इमरान खान के 8 फरवरी से शुरू करते हैं। हाँ अच्छा, 8 फरवरी के जो इलेक्शन थे उनमें धांधली के खिलाफ दरखास्तें हैं इमरान खान साहब की, और शेर अफजल मरवत की अलग सी दरखास्त है। इस तरह 9 मई महज दरखास्त नहीं है ना, हाँ, ये पीटीआई का वो मुतालबा है जिसपे पूरा सियासी भूचाल है कि इसकी तहकीकात करवाएं। इस पे और इसमें उन्होंने जुडिशियल इंक्वायरी की भी बात की थी, वही है ना, बिल्कुल ठीक। इस पे अगर सिर्फ गवर्नमेंट को नोटिस हो गया तो ये भी बड़ा अहम होगा, तो इंतशार वक्ती रुक जाएगा और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट आना पड़ेगा सबको, यहाँ आर्गूमेंट्स होंगे, फिर यहाँ पे केस डिसाइड होगा। और लेकिन क्या नोटिस होगा, एक तरफ जो हुकूमत है अटॉर्नी जनरल यकीनी तौर पर मौजूद होंगे, वो कहेंगे जी ट्राइब्यूनल सारे एक्टिव हो गए हैं, पहले मसला था ये था वो था, अब तो सारे एक्टिव हो गए हैं, सारे काम कर रहे हैं। तो पीटीआई के लिए पीटीआई को कोई ऐसा वकील जो प्रोफेशनली तैयारी करके आए, कुछ पॉलिटिकल स्पीच नहीं चाहिए, उनके पास फैक्ट्स हों, उनके पास फिगर्स हों, उनके पास डॉक्यूमेंट्स हों, उनके पास जो गैर सरकारी इदारे हैं उनकी रिपोर्ट्स, वकील तो क्या एक्सपेक्टेशन उनके मतलब यह है कि जो भी चले हामिद खान साहब वो पूरी तैयारी करके आए। आपने अगर पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स दी तो ये बेंच आगे नहीं बढ़ सकेगा, आपने बेंच को कन्विंस करना है। मतलब वो बैठे हुए होंगे, हो सकता है ज़हनी तौर पर आए कि नहीं जी, आपने गैर सरकारी इदारों की रिपोर्ट्स लेके आए, ऑथेंटिक रिपोर्ट्स लेके आए, रखे उनके सामने कि इंटरनेशनल इदारे क्या कह रहे हैं, मुल्की इदारे क्या कह रहे हैं, मीडिया उस वक्त क्या रिपोर्ट कर रहा था। बहुत सारी ऐसी चीजें जो आप रिकॉर्ड पे ला सकते हैं, तो तैयारी करनी होगी, वरना तैयारी के बगैर काम नहीं, सियासी तकरीर पे काम नहीं चलेगा। क्योंकि हुकूमत के पास एक बड़ा वैलिड पॉइंट होगा कि जितनी भी इरेगुलरिटीज हैं या धांधली है या जो कुछ भी है, इनके सारे केसेस ट्रिब्यूनल्स में जा चुके हैं। और जब हम ये बात कर रहे हैं तो मेरा ये ख्याल है कि मुल्क भर में सारे ट्रिब्यूनल्स एक्टिव हैं। पहले आज से महीना डेढ़ पहले हम जब बात करते थे तो उस वक्त वो रिटायर्ड जज नहीं लगे हुए, इस्लामाबाद वाला भी जैसा जैसा उन्होंने रिटायर्ड जज लगा दिया, तो ये एक बड़ा वैलिड पॉइंट गवर्नमेंट के पास होगा। तो उनको कन्विंस करने के लिए वकील साहब जो भी हों वो तैयारी करके आए, तब वो कन्विंस होंगे। वैसे जो है वो कन्विंस नहीं होंगे, क्योंकि 8 फरवरी और अब जो है वो 6, 7, 8 दिसंबर हो चुकी है, तो कितना टाइम गुजर चुका है, तकरीबन 11 माह गुजर चुके हैं। तो बहुत सारे लोग बात भूल भी जाते हैं। साकिब भाई एक चीज और भी हो सकती है ना कि उसमें फिर अगर इतना ऑर्डर भी है बेंच देके केस डिस्पोज ऑफ करता है जी कि 1 महीने के अंदर सारे ट्रिब्यूनल्स फैसला सुनाएंगे, ये भी अच्छा है, ये भी मतलब ठीक है, काबिल अमल कह सकते हैं इसको। कि और दूसरा ये है कि इस केस में ये इंटरम ऑर्डर करके भी तो केस पेंडिंग रखा जा सकता है, केस निपटा नहीं रहे हम, आप ये फैसले सुनाएं, क्योंकि आपका वक्त जो था वो गुजर चुका हुआ है 120 दिन का। अब आप 1 महीना और नहीं ये फैसले सुनाएं और फिर हमारे सामने एक पिक्चर आ जाएगी कि क्या हुआ क्या नहीं, कितने सेटिस्फाई है कोई पार्टी नहीं है। फिर उन ट्रिब्यूनल्स की दरखास्तों को भी हम इसमें लगा सकते हैं, कई तरीके हो सकते हैं, ठीक है। तो कहने की बात यह है कि मौका है, मेरी नज़र में गोल्डन अपॉर्चुनिटी सुप्रीम कोर्ट के पास है, और इस वक्त फाइल पर रहने के बजाय आप बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ में जाने के बजाय, माजी में सुप्रीम कोर्ट पर इतनी चीज़ें जो है ना गलत चीज़ों के लिए इस्तेमाल होने के इल्ज़ामात हैं, तो अगर मुल्क में इंतशार रोकने का एक सिलसिला आपके हाथ से निकल सकता है, एक भला काम हो सकता है, तो मैं ज़ाती तौर पर तो ये समझता हूँ कि जो जितने केसेस 5 लगे हैं साकिब साहब, इनमें चंद रिमार्क्स भी इस अदालत की जानिब से पिक्चर बदल सकते हैं। पिक्चर बिल्कुल बदल सकते हैं, लेकिन ये बड़ा अहम होगा अगर वो ऐसे कोई रिमार्क्स जो है वो देते हैं। वैसे तो जो आईनी कमेटी है या आईनी बेंच है, वो जो तनकीद है मेरे ख्याल में उन तक पहुंच रही है, वो उसको फील भी कर रहे हैं। ये भी आज जो है वो पता चला है कि ये भी आज पता चला है कि आईनी जो बेंच है वो उन पर होने वाली तनकीद को वो फील इस तरह कर रहे हैं
कि हमने पता नहीं कौन सा गलत काम कर दिया है, जो हमें लगाया गया है हम वो काम कर रहे हैं, जब हटाएंगे तो हट जाएंगे। हटाएंगे तो हम हट जाएंगे। हम कौन सी अपनी मर्जी से बैठे हुए हैं कि सुबह से शाम तक जो है वो लगे होते हैं और फिर हमारे। कहने वाले ने वहां कहा हाँ, कि आपके पास तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, हमारी तो सब बेस्ट विशेज हैं आपके साथ, बिल्कुल। आपके पास अगला बड़ा अहम हफ्ता है। हाँ। तो उनका जी देखें, हमने से हर बंदे ने अपना हल्फ ले रखा है और उसकी हम पासदारी करेंगे। तो अब 9 मई इंक्वायरी। हाँ, 9 मई की इंक्वायरी ये भी इमरान खान के मुतालबे में शामिल है और हालिया मुतालबात में शामिल है। अब उसकी दरख्वास्त भी लग गई है। ये सारे केसेस अगर अच्छा, इसमें है कौन कौन से केसेस? 9 मई इंक्वायरी मतलब जुडिशियल इंक्वायरी के लिए, और 8 फरवरी 8 फरवरी इलेक्शंस, के इमरान इंतखाबात है, खान के इमरान खिलाफ खान को कंटेम्प्ट। खैबर पख्तूनख्वा मुंतकिल करने का केस है। इसके अलावा कंटेम्प्ट है इमरान खान के खिलाफ। कंटेम्प्ट है जो 2022 में 25 मई मिलिट्री का कोर्ट्स वाला एहतजाज केस था। भी लगा हुआ है। मिलिट्री कोर्ट्स वाला केस भी लगा हुआ है। ये सारे केसेस जो हैं, अच्छा, इसमें मेरा सवाल ये है कि अगर खान साहब ने कहा कि मैं तो खुद पेश होना चाहता हूँ, तो फिर क्या होगा? तौहीन अदालत केस में तो उनकी हाजिरी लगनी है अगर केस चलना है तो। देखें, जिसके खिलाफ कंटेम्प्ट है उसकी पेशी लाजमी होती है। अच्छा, हाँ, तो नहीं, बाकी जो 8 फरवरी का फॉर एग्जांपल, वो अगर पिटिशनर है इमरान खान, जिस तरह नैब तरमीम वाले केस में वो पिटिशनर थे, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने ये यकीनी बनाया, मतलब फॉर एग्जांपल उसने केस लगा होता है 8 फरवरी वाला, तो वो कहते हैं जी आप जो पिटिशनर है ना उनको एक दफा हमें मिलने दें। पिटिशनर साहब कहें कि नहीं, मैं इन पर्सन आना चाहता हूँ। पता नहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जी, आपका माइक भी काम बस वो हमारा माइक हाँ, पता नहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इस वक्त चल क्या रहा है, लेकिन इस वक्त मेरा ख्याल है उनकी मीटिंग्स होनी चाहिए या हो रही होंगी कि भाई करना क्या है। क्योंकि ये पहला मरहला होगा कि उन्हें आगे मेरिट्स पर कोई केस आर्गू करना है आईनी बेंच के सामने। हाँ, क्या आईनी बेंच के सामने दरखास्तें चलानी है या नहीं चलानी? पिछले हफ्ते उनका केस लगा था इलेक्शन एक्ट में तरमीम का, उन्होंने दरखास्त टेक्निकल सीआर लेकर वापस ले ली। वापस ले ली। आईनी बेंच के सामने आर्गूमेंट्स नहीं किए। जस्टिस जाद खाजा की दरखास्त आई हुई है कि आईनी बेंच तो मिलिट्री कोर्ट्स वाला केस भी मुलतवी करे, क्योंकि अभी आपकी अपनी हैसियत तय होना बाकी है 26 लेकिन एक चीज तो आप पीटीआई क्या मौकफ लेगी? इन केसेस को चलाएगी? सवाल मेरा सुन ले पहले पूरा। अगर वो इन केसेस को चलाती है तो कोई राह भी निकल सकती है। अगर वो इन केसेस को नहीं चलाती तो फिर उसका एक ये चीज आ सकती है कि वो जो डिमांड्स कर रहे हैं जी कि हमारे साथ ये करें, केसेस लगाएं, ये वो, गवर्नमेंट फिर तो उठ के आएगी। वो कहेगी यार आपके केसेस सुप्रीम कोर्ट लगी, आप वहां जाके आर्गूमेंट नहीं करते, हमें आप कहते हैं जी कि ये कर दें, वो कर दें, जुडिशियल इंक्वायरी कराएं। आपकी दरखास्त थी ना, उन्होंने लगा ली थी, जाके करते आर्गूमेंट्स, आपने क्यों नहीं किए? तो ये पीटीआई को बड़ा सोच समझ के इस पे फैसला करना नहीं, होगा। वो एक बात सुहेल साहब बड़ी क्लियर है कि अगर पीटीआई ने 26वीं आईनी तरमीम को नहीं माना तो फिर नहीं माना। आपने जो चीफ जस्टिस की तैनाती वाली कमेटी थी उसमें नहीं गए, चले ठीक हो गया, लेकिन आप जुडिशियल कमीशन में तो आ गए। जुडिशियल कमीशन में पहले और थे, अब जो है मेंबर आपके और आ गए हैं, तो जुडिशियल कमीशन तो रिकॉन्स्टिट्यूट हुआ है और 26वीं तरमीम के बाद मेरी बात सुनिए। हाँ। रेलवे अराजी का उस दिन केस लगा था तो रोस्टम पारवेज अली, जफर अहमद खान सारे मौजूद थे। आर्गूमेंट्स ये अपने कॉमन कस्टमर के आर्गूमेंट्स क्लाइंट के कर रहे हैं उसके सामने, तो आप पार्टी को भी जब मेरा ख्याल में ये नुकसान होगा लॉ ऑफ लैंड, मतलब फॉर एग्जांपल डिसमिस नॉन प्रोसिक्यूशन भी फॉर एग्जांपल हो जाए, तो आपका जो बल्ले वाला केस है वो डिसमिस नॉन प्रोसिक्यूशन हुआ जो काजी फाइसा के सामने लगा हुआ था, तो आखिरी दिनों में उन्होंने कहा कि आगे कर दें, तो वो कर गए डीएनपी। अब वो ऑर्डर मैंने नहीं पढ़ा कि उसमें डीएनपी लिखा हुआ भी है नहीं, लेकिन काजी फाइसा ने जो डिक्टेट करवाया था उसमें डीएनपी नहीं था, उन्होंने कहा जी डिसमिस। तो डिसमिस अगर हो जाए तो आपका तो नुकसान हो गया ना, वो आप फिर बहाल करवाएंगे, एक लंबा प्रोसेस है। लॉ ऑफ लैंड में मेरे ख्याल में पेश तो उनको होना पड़ेगा और होना चाहिए, तैयारी करके होना चाहिए, पूरी तैयारी करके। जो कोशिश निकलती है वो करें ना। 26वीं तरमीम का जब स्टेज आएगा तो फिर देखा जाएगा। हाँ, ये आप कर लेंगे, केसेस को फौरी उस दिन डिसाइड ना होने दें। वजह पता है क्या है? एक दिन में आईनी बेंच के पास आजकल वक्त होता है 9:30 से 11 बजे तक का 1.5 घंटा, उसमें वो अपना टेबल खाली करते हैं। उसी दिन अगर उनके 4 केसेस ऐसे बड़े बड़े लगे हुए हैं, अरशद शरीफ केस भी लगा हुआ है, धांधली भी लगा हुआ है, नोबी भी लगा, तो उसमें आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कितनी देर केसेस चलेंगे? नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, टाइम तो वो कम होगा वो डेफिनेटली, लेकिन मैं एक मिलिट्री कोर्ट्स पे ज़रूर बात करना चाहूँगा। मिलिट्री कोर्ट्स का केस जो है देखें, वो मेरे ख्याल में दिसंबर में उस पर स्टे हुआ था, फिर दरमियान में अप्रैल या मई में कहीं वो ईद उल फितर थी तो 20 बंदे उन्होंने छोड़े, तो आई थिंक कि जून जुलाई में आखिरी समाअत हुई थी, जुलाई में मेरे ख्याल में। तो उसके बाद वो आ गया ये मखसूस नशिस्तों का केस और ये चाल मामला चलते रहे, तो फिर 5 माह के बाद ये केस लगा है, दरमियान में लार्जर बेंच की तरफ गया।
तो मसला ये है कि जवाद ख्वाजा साहब लीगली बात ठीक कर रहे होंगे, एक प्रिंसिपल स्टांस भी उनका ठीक होगा, लेकिन इस वक्त सिचुएशन ये है कि कम से कम वो जो लोग मिलिट्री की कस्टडी में है ना, उनका सोचें। आप टेक्निकलिटीज इस में वक्त सबसे principal में- रेलेवेंट बंदा है ना कोई, तो वो वो है है। उनके वालिद जी हसन जी, न्याजी के हसन न्याजी के उनको वालिद सुन हैं ले। या हसन न्याजी जैसे जितने भी लोग हैं उनके वालिदैन हैं। वो जुर्म है नहीं है वो तो डिटरमिन बाद में होना है, पहले उन बेचारों को पता तो चले कि हमारे साथ हो क्या रहा है। ये कह रहे हैं जी हर समात पे, मैंने पिछली जितनी समातें देखी हैं हर समात पे किसी टेक्निकल और बुनियाद अब पे तो- वो जर्नल हो अब तो- जाता है। अब तो लगता है कि अब वो तो सुप्रीम बेहतर कोर्ट था कि को- तब सारों का फैसला हो जाता। हाँ। अब वो आ चुके होते हाई कोर्ट्स में, अपीलों में आ चुके होते। एक तो आपने वो सूली पे लटकाया हुआ है उनको, ना इधर के ना इधर के, उनको पता चले, उनके फैमिलीज को पता, उनको पता चले यार हमारे साथ होना क्या है। 9 मई 2023 से गिरफ्तार है, दिसंबर हो गया है और मतलब 19 माह हो गए हैं। 19 माह बाद कह रहे हैं जी हमारा जी प्रिंसिपल। और भाई प्रिंसिपल स्टांस आपका होगा, हमारा भी है, सबका है, लेकिन वो 83 लोगों का क्या कसूर है बेचारों का, उनका डिटरमिन होने दें। आईनी बेंच को मैं कहता हूँ एक हफ्ते में रोजाना इस केस को लगाकर इसको डिसाइड कर देना चाहिए। जो भी है, जो भी करना है कर दें, उनको पता चले बेचारों को मतलब क्या है। मतलब आप यार उन शहरियों के राइट्स हैं, उन राइट्स के क्या हो, मतलब फर्ज करें अगर वो उनकी डिसमिस होती है तब भी, अगर अलाउ होती है तब भी, मतलब अलाउ हो जाए कि सिविलियंस का ट्रायल सिविलियंस कोर्ट में हो, फिर उन्होंने सिविलियंस कोर्ट दोबारा जी शुरू हो जाए जी, दोबारा से जी उनको सारा 2-2 साल वो कैद काट चुके होंगे। तो ये एक अजीब सी सिचुएशन है इसमें। जी जी, और कैद ही अगर इतनी बनती है मैक्सिमम, तो बिल्कुल। फिर ये मेरा ख्याल है वाकई इसमें कोई डिले, इसमें इसमें जवाद ख्वाजा साहब की जो दरख्वास्त है इस मौके पर वो बनती नहीं है। मुनासिब महसूस नहीं होती। हाँ। तो ये अब तक की अपडेट्स थी। ये आपने गुफ्तगू सुनी साकिब साहब की भी, और आज की अपडेट्स भी। खुलासा ये है कि जैसे मंसूर रिशा कहीं नहीं जा रहे, कोई इस्तीफ़ा सुप्रीम कोर्ट से नहीं आ रहा, सिस्टम के अंदर रहकर सिस्टम को ठीक करने की चीज़ें हैं, और आइंदा हफ्ता हंगामा खेज है। फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पहले करना है केसेस को कैसे चलाना है, और दूसरा फैसला आईनी बेंच ने करना है कि इतने बड़े मौके को जाने देना है या इससे फुल स्टॉप लगानी है, ब्रेक लगानी है। मेरा ख्याल ज़ाती ये है कि एक आवाज़ देकर देख लेना चाहिए कि शायद कोई सूरत निकल आए। एक दफ़ा रिमार्क्स आए थे मुज़ाकरात के, तो काफ़ी बेहतरी आने लग गई थी। तो अब तो मुज़ाकराती कमेटी भी एक जनवरी से बनी हुई है, तो आवाज़ दे के देख लो, शायद वो मिल ही जाए, वरना ये उम्र का सफ़र रायगां तो है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया साकिब बशीर साहब, Thank आपने you. बहुत ख्याल रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अल्लाह हाफिज़।